हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, वीक में एक बार हम लोग जरूर कंडक्ट करते हैं लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। काफी सारे सेट इस क्लास के आज तक मैंने कवर किए। आज हम सेट 30th डिस्कस करेंगे और लर्न बाय मैप सीरीज के जो पुराने 1 to 29 सेट है वो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एग्जामिनर्स मैप बेस्ड का क्वेश्चन जरूर पूछते वेरियस एग्जाम्स में। पूरे वीक में जो भी टॉपिक्स आए होते हैं, करंट के, स्टैटिक के, उन टॉपिक्स में जहां जहां कोई मैप, इंपॉर्टेंट मैप कवर किया जाता है, उसको मैं इस क्लास में पूरे वीक के मैप्स को कवर आपके लिए कर देता हूं और एक ही क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना सेट 30th डिस्कस करते हैं। चलते हैं आज के हमारे पहले सेट। तो कई सालों के बाद आफ्टर कोविड कैलाश मानसरोवर की यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। अगर आप देखो, उत्तराखंड से लीपू लेक पास, उसके बाद ये है मानसरोवर लेक और यहां पर है कैलाश पर्वत की यात्रा। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो आपको इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके तिब्बत में जाना होगा। तिब्बत जो कि एक अलग से कंट्री होता था, पर 1950 में चाइना ने इसको एनेक्स कर लिया, कब्जा लिया, और तब से टेक्निकली तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना। चाहे वहां के लोग खुश नहीं है, बहुत सारे लोग एक ह्यूमैनिटेरियन एग्जाइल लेते हैं इनटू इंडिया। जैसे हिमाचल में धर्मशाला से आगे मैक्लोडगंज में बहुत बड़ी कम्युनिटी, दलाई लामा जी, वो सब लोग रहते हैं। तो तिब्बत को चाइना ने एनेक्स कर लिया था 1950 में, और ये है असल में कैलाश मानसरोवर यात्रा, जिसको लेकर फिर से रीस्टार्ट करने का प्रोसेस इंडिया और चाइना की तरफ से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते। जो तिब्बत एक कंट्री होता था ना पहले, 1950 से पहले, उसकी कैपिटल था लहासा। अब चाइना बोलता है तिब्बत इज अ इंडिपेंडेंट टेरिटरी ऑफ चाइना, तो उसकी कैपिटल आज भी लहासा ही है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है, दिखा रहा है कि ईरान कहां पर है। ईरान जिसकी कैपिटल है तेहरान। ईरान की दुनिया में फ्रेंडली कंट्रीज बहुत ही कम है। हाँ, एनिमी कंट्रीज काफी हैं, जैसे यूएसए और इजराइल। इनकी ईरान से बिल्कुल नहीं बनती, और ये चाहते हैं कि ईरान के पास कभी भी एक न्यूक्लियर वेपन ना हो। तो ईरान एक न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, इसके लिए यूएस ईरान पर लगाता है सैंक्शंस, और सैंक्शंस लगने के बाद ईरान ट्रेड नहीं कर पाता और तंग करता है दुनिया को। स्टेट ऑफ मलक्का पे प्रेशर डालता है, सॉरी, स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे प्रेशर डालता है। इस वजह से यूएस ईरान पे जो सैंक्शंस लगाता है उसको बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से हटाना चाहता है कि ईरान को बोला जाए कि अगर आप प्रॉमिस करो कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, हम इजराइल की सिक्योरिटी को खतरे में नहीं डालेंगे, तो फिर आपके ऊपर से यूएस सैंक्शंस हटा देगा। आप भी ट्रेड करो, आपको भी फायदा, इजराइल की सेफ्टी भी इंश्योर हो जाएगी। तो वैसे एक ईरानियन डील साइन की थी, ईरानियन न्यूक्लियर डील यूएसए ने, जिसमें ईरान ने प्रॉमिस कर दिया था हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, ओबामा के टाइम पे। पर ट्रंप ने उसको 2018 में आके खत्म कर दिया था, और अब इतने सालों बाद 2025 में ट्रंप ही वापस से ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन करना चाहते हैं, पर बड़े अलग तरीके से। प्रेशर कैसे बिल्डअप कर रहे हैं ईरान पे? अपनी नेवी को ईरान के आसपास भेज दिया है कि या तो न्यूक्लियर डील साइन करो, नहीं तो फिर रेडी रहो एक मिलिट्री एस्केलेशन के लिए। ऑन दी अदर हैंड ईरान भी ऐसा कंट्री है कि बोलेगा ठीक है भाई, आपने लड़ना आप लड़ लो, इस तरह से तो हम न्यूक्लियर डील साइन नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी पता होगा, दुनिया में ईरान ही एक ऐसी इंटरेस्टिंग इस्लामिक पॉपुलेशन है जहां सुन्नियों के बजाय शियाज मेजॉरिटी में। ठीक है, आगे चलते। रिसेंटली वेस्ट बंगाल स्टेट के मुर्शिदाबाद में काफी ज्यादा वायलेंस देखा गया अगेंस्ट दी वक्फ एक्ट, जो रिसेंटली कानून बन गया आफ्टर दी अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो प्रोटेस्ट हुए वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, अब ये हुए बिल्कुल इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। और बांग्लादेश बॉर्डर पे हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, इलीगली लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स की। तो जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस है बिल्कुल चेक कर रही होंगी कि क्या ये जो वायलेंस हुई रिसेंटली, क्या इस वायलेंस में उन लोगों का भी हाथ था जो इलीगली बांग्लादेश से इंडिया में आ चुके हैं, जिनको हम चेक करना चाहते हैं
आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, हो सके तो वापस बांग्लादेश को भेजना चाहते हैं। क्या ये उन लोगों ने ऐसा किया? तो ये काफी खराब प्रोटेस्ट है। बल्कि वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी तो कह रहे थे कि मैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लागू होने भी नहीं दूंगी बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल में। वैसे तो एक स्टेट के सीएम के पास ये पावर नहीं है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट को ऐसे मना करें, पर उन्होंने बोलने के लिए बोल दिया। फिर भी वहां पर इतनी वॉयलेंस होना ये बिल्कुल भी एक अंडरस्टैंडेबल चीज नहीं थी। काफी सारे इंडियन एयरक्राफ्ट, खासकर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं टू म्यांमार, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में वहां अर्थक्वेक आया, काफी नुकसान हुआ, असिस्टेंस चाहिए थी म्यांमार को। हमने अंडर ऑपरेशन ब्रह्मा काफी तरह की हेल्प भेजी। अब म्यांमार में एक चीज देखिए जिसको बोलते हैं जीपीएस स्पूफिंग। ये ना इजराइल भी बहुत बड़े स्केल पे करता है। जीपीएस स्पूफिंग क्या होती है? मान लो आपको पता है यहां पर आप अपनी जीपीएस की ऐप में देखोगे वो दिखाएगा आप यहां पर। इजराइल जीपीएस स्पूफिंग को यूज करता है, जीपीएस के गलत डेटा को सेंड करता है ताकि अगर कोई मिसाइल उनकी तरफ अटैक की जा रही है विद द हेल्प ऑफ जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, कोई एयरक्राफ्ट उन पे अटैक करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, तो गलत कोऑर्डिनेट्स मिल जाए और अटैक कहीं और ही हो जाए। पर म्यांमार में जो रिसेंटली जीपीएस स्पूफिंग हो रही थी उसके पीछे कोई रीजन समझ में लगा। हाँ, हमारी एयरफोर्स को कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी लॉस नहीं हुआ किसी तरह का। पर हाँ, जीपीएस स्पूफिंग रिसेंटली काफी बड़े स्केल पे रिपोर्ट की गई थी नेबरिंग कंट्री म्यांमार में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक असल में यहां पर बात करता है अबाउट रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्ण। जैसे आपको पता है कि ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट द्वारिका में स्पेंड किया, जो कि आपको गुजरात की बिल्कुल टिप पे देखने को मिलेगी। अब कहते हैं कि यहां पर ओशन में कहीं समर्ज्ड है असल में भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई द्वारिका। और 2005 से 7 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काफी रिसर्चेस भी की थी, एक्सपीडिशन भी किए थे जानने के लिए कि क्या ये जो समझ स्ट्रक्चर है, क्या यही वो द्वारिका है जो कि भगवान कृष्ण से जोड़ी जाती है। अब इस तरह से फिर से एक एक्सपीडिशन को शुरू किया जाएगा सेम बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और कोशिश की जाएगी जानने की इस मिस्ट्री को। ASI सीक्स टू शेड न्यू लाइट ऑन द्वारका थ्रू एक्सप्लोरेशंस। तो शायद आपको याद हो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी ASI के स्टाफ के साथ डाइव किया था और उन्होंने भी असल में ये सारे स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से समझा था थ्रू दिस डाइव। ठीक है, तो ये असल में मैप आपको दिखाता है कि कहाँ ये एक्सप्लोरेशन करने की असल में जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर्स वगैरह तो पहले ही काफी एक्सप्लोर किए गए, अब इसको और बड़े स्केल पे समझा जाए। ये न्यूज असल में बात करती है कि आज भी हमारी कंट्री में जो नक्सल प्रॉब्लम है बहुत ही छोटे एरिया में बची है, पर हाँ, नक्सल प्रॉब्लम या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या माओवाद की दिक्कत आज भी है। पर ये भी हम इसको लेकर हम बहुत श्योर हैं कि अब ये दिक्कत ज्यादा नहीं रहेगी, अब हम इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है कि अगर काफी सारे नक्सली वेपन छोड़ेंगे, मूवमेंट को छोड़ेंगे और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे, तो उनके लिए क्या सरेंडर पॉलिसी, जो एग्जिस्टिंग सरेंडर पॉलिसी उसमें कुछ दिक्कतें, उसको और बेटर बनाना पड़ेगा। पर ये मैप हमें दिखाता है कि कैसे एक टाइम पे नक्सल मूवमेंट कितने बड़े एरिया में पाई जाती थी, पर अब हम काफी हद तक इसको बहुत ही छोटे, ये मैप भी जो है ये भी एक आउटडेटेड मैप है। अब तो और कम एरिया में नक्सल मूवमेंट बची है, खासकर छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में, और उसको पूरी तरह से जल्दी ही खत्म किया जा सकता है। गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस और होम मिनिस्ट्री तो अपील करती कि आप वेपन छोड़ो, नहीं तो फिर एनकाउंटर्स होंगे, उसमें दोनों पार्टीज का लॉस होता है। ठीक है, रिसेंटली काफी डिस्कस हुआ ये केस है रिलेटेड टू दी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कंचना गचवली। अब हुआ यहां पर क्या कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट, आपको पता होगा हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल होता था, पर 2014 में आंध्र प्रदेश में से इंडिया की जो सबसे यंगेस्ट स्टेट है तेलंगाना निकलती है और हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल होता है। ठीक है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करती है, वो असल में इस लैंड को यूज करना चाहती है फॉर अर्बन डेवलपमेंट, जिसके लिए यहां पर फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा, जिससे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और काफी सारा स्टाफ इस मेंबर इससे बहुत नाराज हो जाता है, और ये चीज सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाती है। समझते हैं,
सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को डायरेक्ट किया तेलंगाना वाइल्ड लाइफ वार्डन को कि इमीडिएट स्टेप्स लिए जाएं और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए कि जो कि इफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ 100 एकर्स ऑफ कंचनागवली फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। और काफी तरह की सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बातें बोली कि क्यों आपको इतनी अर्जेंसी है, एकदम से आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो ये एरिया असल में बहुत ज्यादा रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ सेट 30th में जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स और उनसे जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर करी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीक के सेट 31 में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।